हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने मोबिलिटी के बारे में पढ़ा था और एक नई टर्म देखी थी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती थी? रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी। उसका मटेरियल कौन सा है, कॉपर का है, आयरन का है, किस चीज़ का बना है, और सेकंड टेम्परेचर पे। उसके आगे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं असली ओम्स लॉ। सर पहले वाला नकली था क्या? नहीं, पहले वाला भी असली था लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म थी। अब हम उसकी बड़ी वाली फॉर्म जो रियल फॉर्म है वो देखेंगे। तो समझो, मैंने कोई एक कंडक्टर लिया है, उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है, V है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो बाद में अभी सर्किट सॉल्व करने के काम में आएगी, तो सुनते जाना मेरी बात। अगर V वोल्ट की बैटरी है तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो जाएगा और इस पॉइंट का 0? V वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होता है कि ये अपने अक्रॉस जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच में V, जैसे 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी। तो 10 वोल्ट का देगी तो क्या मैं मान सकता हूँ यहाँ का 0 हो गया, यहाँ का 10 वोल्ट। वही चीज़ मैंने यहाँ करी, जब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों सर, यहाँ का 20 मान लो, यहाँ का 10 मान लो, तब भी तो 10 का आएगा। हाँ आएगा, लेकिन उससे अपनी कैलकुलेशन ईजी नहीं होगी। तो हमें तो ये दे रखा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, तो हम कैसे भी माने, तुम वैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जनरली मानते हैं कि इस साइड 0 और इस साइड V का हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर इस साइड 0 इस साइड V, तो सर कंडक्टर में तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ का V, यहाँ का V, यहाँ का V, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट का भी कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल। ऐसे यहाँ का 0, यहाँ का 0, वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, 0 पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस था वही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कंडक्टर के अक्रॉस। इस तरीके से हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक कंडक्टर है जिसे हमने कुछ वायर से कनेक्ट कर रखा है सच दैट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का, इस पॉइंट का V, इस पॉइंट का 0। अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे E इज इक्वल टू रो J, ये हमने देख लिया था, हाँ या ना। अब समझो मेरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? देखो बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? एक तो न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं कि 10 वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर जब मैं आगे बढ़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम हो जाएगा 10 वोल्ट से। 1 मीटर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा 10 वोल्ट से। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, और हमें ये पता है कि L मीटर में V से पोटेंशियल कम हो रहा है, L लेंथ में कितने से पोटेंशियल कम हो रहा है, V से। तो 1 मीटर में कितने से होगा सर? दोनों तरफ L से डिवाइड कर देंगे, V बाई L से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी V बाय L, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? देखो ये एकदम कंसेप्चुअली समझाया है मैंने तुम्हें। क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1 मीटर में कितना पोटेंशियल कम हुआ, तो L मीटर में हमें दिख रहा है कि V से पोटेंशियल कम हो रहा है, तो 1 मीटर में कितने से हो जाएगा, V बाई L से, वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूँ तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि भैया जब पोटेंशियल कम हो रहा है तो कितने से कम हुआ, V से, और कितनी लेंथ में कम हुआ, L लेंथ में। तो पोटेंशियल सर माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कम ही हो रहा है ना, वो बढ़ थोड़ी ना रहा है। डीवी में चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर तुम फाइनल माइनस इनिशियल लगोगे तो 0 माइनस V माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? अपॉन टोटल लेंथ। तो E कितना हो गया, V बाय L, है ना। ये बात ध्यान रखो। अब हमेशा याद रखना कि अगर यूनिफॉर्मली इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो L लेंथ में V से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, V बाय L। समझ में आया? डाउट है इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा देता हूं मैं, देख ही लो। अब E इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल कितने का आया सर? फाइनल था 0 और इधर था V, अपॉन टोटल लेंथ कितनी थी, L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, V बाय L। अब तुम चाहे कंसेप्ट से निकालो, वैसे निकालो, फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखना कि E कितना हो जाएगा, V बाय L इज इक्वल टू रो J क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यानी I अपॉन A। तो इस L को मैं उधर भेज देता हूं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा
रो एल अपॉन ए इंटू आई। वी कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए इंटू आई। तो हमें पता है कि रो एल बाई ए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इस रो एल बाई ए को क्या बोल दिया मैंने, रेजिस्टेंस बोल दिया, एक नया कांस्टेंट। सर कांस्टेंट क्या है, तुम बताओ कि फॉर अ कंडक्टर, किसी भी एक कंडक्टर के लिए रो रेजिस्टिविटी है, उसके रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि हमने कंडक्टर फिक्स कर दिया, यानी कि उसका मटेरियल फिक्स हो गया और टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी चेंज नहीं होगी। अगर हमने कंडक्टर फिक्स कर दिया तो फिर लेंथ भी चेंज नहीं होगी। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये भी चेंज नहीं होगा भाई। कंडक्टर जब फिक्स कर दिया तो उसका एरिया भी फिक्स हो गया, लेंथ भी फिक्स हो गया, मटेरियल भी फिक्स हो गया, तो रो एल ए पूरा कांस्टेंट हो गया। इन सबको मिला के क्या बोल दिया अपन ने, एक नया कांस्टेंट। इसके नीचे का विजिबल है क्या, तो मैं लिख देता हूँ। नहीं है सर विजिबल, नहीं है तो थोड़ा सा अपन विजिबल बना देते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले तुम इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो। समझ में आया क्या किया, E इज इक्वल टू रोजे, ये क्या था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ थी E इज इक्वल टू रोजे। अब E की वैल्यू रख दी V बाई एल, J की जगह I बाई ए, तो यहां से आ गया V इज इक्वल टू आई आर, एज सिंपल एज दैट। रो एल ए लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे की बात करेंगी। सर आगे भी बात है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। देखो हमने ये लिखा है V इज इक्वल टू आई आर, और हमें वेहर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है। और R क्या है, R क्या है भाई, R है रेजिस्टेंस। R को हम यहां पे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और R क्या हो जाता है, R हो जाता है रो एल बाय ए, जिसमें रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ कंडक्टर की, और ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। समझ में आई बात। तो V इज इक्वल टू आई आर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होगा करंट जो उसके अंदर फ्लो हो रहा है इनटू उसके रेजिस्टेंस के। हर कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है गिवन साइज के लिए, अगर तुम उसकी लेंथ बढ़ा दोगे या एरिया कम कर दोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ से सीधे सीधे एक बात नजर आ रही है, उससे पहले देखो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि फॉर अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट। उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उसके अक्रॉस उतना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे, क्यों, तभी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह पाएगा। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो R हो जाता है रो एल बाई ए। तो मुझे यहाँ से सीधे दिख रहा है कि R जो है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लेंथ डबल कर दी, एरिया हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत रेयरली पूछा जाता है, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे इस पे। तो आई होप समझ में आया होगा। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। टॉपिक डालेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका बताने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो मुझे बताओ कि R किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। और किसी पे करती है क्या, नहीं करती। फिर हमें दिख रहा है लेंथ पे, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी इस पे डिपेंड करता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है कि भाई लेंथ बढ़ा दिया, एरिया कम ज़्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं ये भी आयरन का वायर लूँ और ये भी आयरन का वायर लूँ और दोनों सपोज ये आयरन का वायर, ये भी आयरन का वायर, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखूंगा तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर सेम मटेरियल है और सेम टेम्परेचर है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्लियर है बात, नोट करो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन है, ठीक है, एक वायर है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। कुछ इस तरीके का वायर है, देखो बहुत ध्यान से देखना, है ना। अब इसके अंदर से ही एक छोटू सिलेंडर भी जा रहा है और जो मटेरियल है ना वो मटेरियल बस इतने इतने पोर्शन में है, मतलब जो आयरन वाला पार्ट है या जो भी जिस भी मटेरियल का ये बना है वो बस इतने इतने पोर्शन में है। अंदर का जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये पूरा खाली, इसमें एयर है। तुम्हें दे रखी है छोटी वाली रेडियस, छोटी वाली रेडियस तुम्हें दे रखी है A और बड़ी वाली रेडियस तुम्हें दे रखी है B। ये लेंथ तुम्हें दे रखी है L और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी तुम्हें दे रखी है रो। तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है वायर का। अब मुझे बताओ कि अंतर क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक खोखला वायर है, होलो वायर है, जिसके अंदर तो एयर है लेकिन बाहर से एक इतनी रेडियस का मटेरियल भरा हुआ है, इतनी थिकनेस का मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो अंतर क्या आएगा, रेजिस्टेंस हो जाता है रो L बाय A। तो रो हमें दे रखा है, L हमें दे रखा है, हमें निकालना है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। इसमें तो एयर है, हमें निकालना है इतना एरिया। तो इतना कैसे निकालेंगे बताओ। इसकी रेडियस तुम्हें दे रखी है B और इसकी दे रखी है A, नहीं उल्टा बोल दिया ना, इसकी A दे रखी है और इसकी B। बहुत सिंपल है, देखो पहले क्या करो कि इस पूरे सर्कल की निकाल दो। इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई B स्क्वायर, हाँ या ना। इस पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई B स्क्वायर और उसमें से इस अंदर वाले एरिया को माइनस कर दो। अगर इस पूरे एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या ये एरिया मिल जाएगा, हाँ या ना। तो अंदर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई
ए स्क्वायर। तो कितना हो गया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो इतना एरिया मिल जाएगा अपन को। समझ में आई बात? तो बस ये बेसिक लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया, चलो अब टॉपिक डालेंगे V वर्सेस I कर्व। V वर्सेस I कर्व। तो बेसिकली ओम्स लॉ ने ये बोला कि भैया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V वर्सेस I कर्व, V वर्सेस I कर्व, ठीक है। तो ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर हम y एक्सिस पे V को ले लें और x एक्सिस पे I को ले लें, तो देखो ये हो गया y इज इक्वल टू, ये हो गया x और ये हो गया कोई कांस्टेंट। तो क्या मुझे ये y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है? क्या दिख रही है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। और स्ट्रेट लाइन भी कैसी? जो कि 0,0 से पास हो रही है। क्या इसमें c की वैल्यू 0 है? c की वैल्यू 0 है, यानी कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0 है। सेकंड, तुम ऐसे भी देख सकते हो कि x 0 होने पे y 0, जब करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होते हुए। क्या कर हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हुए, जिसमें m क्या होता है? m होता है स्लोप, और वो किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इसका स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा? उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू के। बात समझ में आई? इसका स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू के। नोट करो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि V वर्सेस I कर्व का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। उस केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाता। डायोड्स हो गए, वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो हेडिंग डालेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। तो इसमें लिखेंगे बस सिंपल सी चीज, सब्सटेंसेस विच फॉलो ओम्स लॉ। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं आर ओमिक सब्सटेंसेस, एंड सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉलो, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल रेजिस्टर, ठीक है। सब्सटेंस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हो गया सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में हम बात कर सकते हैं डायोड की। समझ में आई बात? ठीक है, तो नोट कर लो भाई। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। V वर्सेस I ग्राफ फॉर अ resistor is given at temperature T1 and T2। अब फाइंड, ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं। ऑप्शन हो जाएंगे T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन बी T2 इज ग्रेटर देन T1, ऑप्शन सी T1 इज इक्वल टू T2, ऑप्शन डी कांट से। हमका नहीं मालूम भैया, हम कुछ नहीं कह सकते। ये हो गया V, ये हो गया I, ठीक है। अब तुम्हें ग्राफ दे रखा है ये और ये दे रखा है T1 पे और ये दे रखा है
T2 पे। अब तुम्हें कमेंट करना है कौन ज़्यादा है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, V वर्सेस I के ग्राफ में कौन ज़्यादा कौन कम। देखो एक ही रेजिस्टेंस है फॉर ए रजिस्टर, एक ही रेजिस्टेंस है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो फिर किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि सर अगर इस केस में अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लें R2 और इस केस में मान लें R1, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, जो V के करीब रहता है उसका स्लोप ज़्यादा रहता है। सिंपल सी ट्रिक याद रख लो कि जो ग्राफ V के करीब है, जैसे अगर ये IV ग्राफ दे देता और क्या घुमाता, ये तुम्हें I वर्सेस V ग्राफ दे देता, VI ग्राफ की जगह I वर्सेस V ग्राफ, और फिर ये R1 ये R2, तो जो ग्राफ V के नज़दीक होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो ग्राफ V के नज़दीक, V के स्केल के नज़दीक होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्लियर है बात। V वर्सेस I में तुम स्लोप देख लोगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल सी ट्रिक, जो ग्राफ V के नज़दीक होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो V के नज़दीक कौन है, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि R2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R1 के, हाँ या ना। अब रजिस्टर तो सेम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, जब भी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B। समझ में आया। ठीक है, इसी में वो IV करके पूछ लेता, ठीक है, इसे तो नोट कर लो। अब इसकी जगह वो V वर्सेस I की जगह I वर्सेस V ग्राफ दे देता, तो तुम क्या करते। अब हमें दिख रहा है कि R1 इसके पास है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 होता है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाता है। समझ में आई बात, इससे ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, नोट कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमें क्या नॉलेज वो चेक कर रहा है, वो दो नॉलेज चेक कर रहा है तुम्हारी इस क्वेश्चन में, कि भाई तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि V वर्सेस I कर्व का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और सेकंड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही सही। हाँ भाई, तो अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लो। बहुत सिंपल से लिमिटेशन से एक एक करके समझ लेते हैं। 3 लिमिटेशन है। पहली, V ceases to be proportional to I, मतलब V और I में धोखा हो जाता है। हम V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमने सोचा था कि हाँ ग्राफ जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब हमने रियलिटी में देखा तो बहुत देर तक तो वो स्ट्रेट लाइन ही गया, बहुत देर तक तो वो स्ट्रेट लाइन ही गया, लेकिन आफ्टर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट वो डेविएट कर गया, वो डेविएट कर गया, यानी कि थोड़ी देर बाद काफ़ी हाई वैल्यू पे V I के प्रोपोर्शनल होना बंद हो जाता है। V ceases to be proportional to I। बहुत से कंडक्टर्स में या इवन मटेरियल्स में हमने ये ऑब्जर्व किया कि शुरू में तो प्रोपोर्शनल था लेकिन बाद में धोखा हो गया। सेकंड लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, कि चलो इसे अच्छी सी लैंग्वेज में लिखते हैं, एनसीईआरटी वाली। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो एक एग्जांपल समझ लो, है ना। इस रजिस्टर के अक्रॉस प्लस माइनस 5 वोल्ट का वोल्टेज है और करंट इधर फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है, तो अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को पलटा, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इधर से प्लस माइनस 5 वोल्ट की जगह ऐसा प्लस माइनस 5 वोल्ट दे दिया, तो हमारी क्या उम्मीद थी कि करंट इधर से आ जाएगा 5 एम्पियर, बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता है। कुछ डिवाइसेस में ऐसा होता है कि भैया अगर तुम 5 वोल्ट दे रहे हो 5 एम्पियर, उल्टा लगाया तो करंट फ्लो होने बंद हो गया। डायोड में ऐसा होता है कि अगर तुमने प्लस 5 वोल्ट दिया है पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़िया करंट फ्लो कराएगा, उल्टा कर दिया बस उसे माइनस 5 वोल्ट, तो करंट की डायरेक्शन बदल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, करंट ही रुक गया। समझ में आई बात। तो इस बात को लिखेंगे हम एग्जैक्ट शब्दों में, और क्या है वो शब्द, द रिलेशन बिटवीन V एंड I depends on the sign of V, depends on the sign of V. For example, if I is the current for
अ वोल्टेज V, अगर किसी वोल्टेज V के लिए I करंट आ रहा है, देन इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ V, अगर हमने वोल्टेज की डायरेक्शन पलट दी, कीपिंग इट्स वैल्यू कॉन्स्टेंट, वैल्यू उतनी रखी, देन करंट शुड रिमेन सेम, जस्ट इट्स डायरेक्शन बिकम अपोजिट। तो करंट भी सेम रहना चाहिए था, बस डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए थी, अपोजिट। लेकिन बट दिस इज नॉट द केस इन सम डिवाइसेस, लेकिन ऐसा नहीं होता है कुछ डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल डायोड। ठीक है, डायोड में ऐसा नहीं होता है। अब डायोड क्या होता है वो हम देखेंगे हमारे फिजिक्स के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, अभी के लिए बस एग्जांपल देखो और सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि अच्छा वी और आई की रिलेशन जो है डिपेंड्स करेगी किस पे, साइन ऑफ वी पे। अगर वी पॉजिटिव है तो बढ़िया ग्राफ जा रहा है, वी नेगेटिव कर दिया तो फिर करंट फ्लो ही होना बंद हो गया। तो साइन ऑफ वी पे भी डिपेंड करेगी। इस बारे में ओम्स ने कुछ भी नहीं बोला था, ओम बाबा ने कुछ नहीं बोला था इस बारे में, नोट करो इस बात को। नोट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके। हाँ सर, मैं तो वीडियो पॉज करे बिना नोट कर लेता हूँ, मेरी स्पीड है बहुत ज़्यादा। और आखिरी लिमिटेशन होती है कि V वर्सेस I रिलेशन इज नॉट यूनिक इन सम केसेस। यानी कि देखो V वर्सेस I का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें दिख रहा है कि रिलेशन जो है वो यूनिक है। यूनिक मतलब हर V की वैल्यू पे एक नई I की वैल्यू आएगी, हर V की वैल्यू पे एक नई I की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक V वैल्यू पे दो अलग अलग I की वैल्यू आ जाए। रिलेशन यूनिक है, हर V की वैल्यू पे एक अलग I की वैल्यू आएगी। लेकिन इधर देखो एग्जाम्पल GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं V वर्सेस I का, तो वो कुछ इस तरीके का आता है। देखो एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो आता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक V की वैल्यू पे दो अलग अलग करंट की वैल्यू आ रही है, तो दो आ गई, रिलेशन यूनिक नहीं रही। एक और बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि देखो यहाँ तक वोल्टेज बढ़ रहा था करंट बढ़ाने पे। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा था तो स्लोप कैसा था, स्लोप था पॉजिटिव। जब तक ग्राफ इंक्रीजिंग होता है स्लोप होता है पॉजिटिव, यानी कि रेजिस्टेंस था पॉजिटिव। रेजिस्टेंस कैसा था, पॉजिटिव। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया जीरो, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग हो गया कर्व तो रेजिस्टेंस हो गया नेगेटिव, यहाँ से वापस हो गया पॉजिटिव। तो कुछ डिवाइसेस में रेजिस्टेंस नेगेटिव भी हो जाता है। और इस चीज़ पे बेस्ड, इस वाले पे बेस्ड एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लाता हूँ मैं तुम्हारे सामने, नोट कर लो पहले इसे। और ये बात ध्यान रखो, जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप पॉजिटिव है ना। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है उन्हें बात पता है, जिन्हें नहीं पता है अब मैंने बता दी। ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ देखो डिक्रीज कर रहा है और ग्राफ वापस इंक्रीजिंग हो गया तो रेजिस्टेंस वापस पॉजिटिव हो गया। क्लियर, नोट कर लो। थोड़ी सी लंबी चली जाएगी ये वीडियो, ठीक है, पर एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, हम सब कुछ पूरा करेंगे। ओम्स लॉ, लिमिटेशंस, ओम्स लॉ और VI कर्व से लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सब कुछ करवाएगा रे तेरा अंकुर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन लिखो। ग्राफ showing V versus I for GaAs, gallium arsenide, is
शोन। गैलियम आर्सेनाइड एक तरीके का सेमीकंडक्टर होता है। ग्राफ तुम्हें शो कर रखा है I वर्सेस V का, ठीक है, I वर्सेस V का। अच्छा वो गलती हो गई भाई, जो पिछली बार भी अपन ने बनाया था अभी थर्ड वाली लिमिटेशन में, तो वो I वर्सेस V का ग्राफ है, और जो यूं आया ना वो I वर्सेस V का ग्राफ है, एक करंट की वैल्यू पे दो वोल्टेज की वैल्यू V1 V2, तो I और V सही कर देना उसे, ठीक है। तो ये I वर्सेस V का ग्राफ तुम्हें दे रखा है, और सिमिलर ऐसा ही ग्राफ दे रखा है, और इसमें तुम्हें दे रखा है ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, नहीं, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, ठीक है। और पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ, पहला नेगेटिव रेजिस्टेंस, सेकंड वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड, वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ऐसा रीजन पता लगाओ जहां पे ओम्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब तक कर्व इंक्रीजिंग है स्लोप पॉजिटिव, और जब कर्व डिक्रीजिंग है स्लोप नेगेटिव। देखो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस रीजन में, DE रीजन में, देखो A से B पॉजिटिव, बढ़ाने पे बढ़ रहा है, B से C बढ़ाने पे बढ़ रहा है, C से D बढ़ाने पे पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है। तो कुछ रीजन में पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव, लेकिन D से E में पूरा नेगेटिव रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, DE। और सेकंड वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ ओबे कहाँ हो रहा है भाई, जहां पे V वर्सेस I कर्व स्ट्रेट लाइन हो। तो हमें दिख रहा है कि यहां तक हमें लग रहा है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसके आगे हम कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है कि थोड़ा कर्व जा रहा है, लेकिन शुरू में सबसे ज्यादा स्ट्रेट लाइन लग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि कौन सा रीजन हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। जब V वर्सेस I कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो हम बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लो। एक लास्ट बात और करेंगे हम, तो हर तरीके से कंसेप्ट तुम्हारा चेक किया जा सकता है, बेसिक मैथ से लेके फिजिक्स तक का। नोट डाल के लिखना, कमर्शियल रेजिस्टर्स, देखो कमर्शियल जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो दो चीजों के बनते हैं, या तो कार्बन के, लेकिन कार्बन रेजिस्टेंस अपने सिलेबस से हट गए हैं, तो सेकंड वो बनते हैं एलओएस के। और एलओएस कैसे, उनके नाम भी हमें याद रखने पड़ेंगे, लाइक कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नीन। एलॉय तो पता है ना तुम्हें क्या होता है, एक से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करके जो बनता है। कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम। जनरली रेजिस्टेंस हम इन सब्सटेंसेस के बनाते हैं, क्यों, उसके पीछे रीजन हमें पता होना चाहिए। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट, या फिर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर। ये इनकी सबसे खास बात है कि भाई जैसे अपन एटमॉस्फेयर में रहते हैं, गर्मी में कम टेम्परेचर, गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर, सर्दी में कम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना। और हमें पता है कि यार रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज हो जाती है क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। इसलिए हमने ऐसे मटेरियल बनाए जिनकी रेजिस्टिविटी, यानी कि रो वर्सेस टी का टेम्परेचर अगर मैं ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, सपोज करो उनकी 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 केल्विन पे यहाँ है रेजिस्टिविटी। अब तुम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी बढ़ा दोगे तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, बहुत कम, बहुत ना के बराबर इंक्रीज होती है। वहीं अगर अपन कंडक्टर की बात करें तो कैसा ग्राफ जाता है, ऐसा ग्राफ जाता है। याद आया, ठीक है। तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं, एलॉयस के लिए। कल मैंने जब तुम्हें ग्राफ बनवाया था तो वहाँ पे एलॉयस के लिए भी बनवा दिया था, हाँ या ना। अब समझ में आया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम कर लो रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम जो कमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं वो काय के यूज़ करते हैं, एलओएस के। क्यों सर, चेंज होगा तो अपन को नुकसान है क्या। सपोज करो तुम 10 ओम का रजिस्टर लाए, गर्मी में हो गया 12 ओम, सर्दी में हो गया 8 ओम, फिर काय का 10 ओम रहा हो, इसलिए हम इससे बनाते हैं। क्लियर है, तो आज इतना ही, ठीक है, चलो बाय बाय।